राजस्थान का सीएम कौन? आज इस सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा और राजस्थान की जनता को मिल जाएगा नया मुखिया, यानी कि राजस्थान में होगा किसका राज, आज पता चल जाएगा। इस इंतजार की अगर हम बात करें तो इंतजार लंबा जरूर हुआ, लेकिन किसके भाग्य में राजस्थान की सत्ता होगी, अब इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। किसके सिर पर सजेगा ताज, इसके लिए अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। आज शाम को 4 बजे पार्टी मुख्यालय पर होने वाली विधायक दल की बैठक के बाद न केवल तस्वीर साफ होगी कि सीएम कौन होगा, बल्कि यह भी पता लग जाएगा कि क्या राजस्थान में डिप्टी सीएम होगा या नहीं। अगर होगा तो कितने होंगे, जितने भी होंगे वो कौन होंगे, मंत्री कौन है, शायद ये भी पता लग सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाना है, इस पर भी मुहर लग सकती है। सह पर्यवेक्षक बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े हैं, जबकि पर्यवेक्षक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद भी जयपुर आने वाले हैं। तो ये तीनों जब जयपुर में एक साथ एक मेज पर बैठे होंगे, एक मंच को साझा कर रहे होंगे, सामने होंगे राजस्थान के चुने हुए तमाम 115 विधायक, तो उसके बाद तय होगा कि सीएम कौन। प्रस्ताव पेश होगा, प्रस्ताव पेश होते ही तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी उसका समर्थन करेंगे और तय हो जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। कार्यक्रम को लेकर पार्टी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सजावट मोदी थीम पर, अयोध्या थीम पर, राम मंदिर की थीम पर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से पूरा बीजेपी कार्यालय इस वक्त अटा पड़ा है। हर पोस्टर पर अयोध्या और भगवान श्री राम की तस्वीरें नजर आ रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर तो तैयार हो ही रहा है, लेकिन जयपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राम मंदिर की इतनी सारी तस्वीरें लगी हुई हैं कि राम मंदिर की जो अलौकिक छवि है वो जयपुर के बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रही है। और जैसा कि नतीजे आए थे, परिणाम आए थे चुनावों के, उसके बाद कहा जा रहा था कि राजस्थान केसरिया हो गया। तो केसरिया राजस्थान अगर देखना है तो जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त देखा जा सकता है। भगवा रंग में रंगा हुआ पूरा कार्यालय इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब से थोड़ी देर बाद राजनाथ सिंह अपने घर से रवाना हो जाएंगे। दिल्ली से वो रवाना होंगे 10:30 बजे। इसके बाद वो पहुंचेंगे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर टर्मिनल 4 से विशेष विमान के जरिए वो पहुंचेंगे जयपुर और 12 बजे तक वो यहां पहुंच सकते हैं। तो आप देखिए 11:45 यानी कि 45 मिनट का उनका फ्लाइंग टाइम होगा और इसके बाद वो पहुंच जाएंगे जयपुर एयरपोर्ट, जहां से सीधे जाएंगे वो एक होटल और फिर उस होटल के बाद लंच से पहले एक अनौपचारिक बैठक और लंच के बाद औपचारिक विधायक दल की बैठक। और मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे निजाम खंटालिया का रुख कर लेते हैं। निजाम, अब तो कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं, वहां लगता है कि सुरक्षा का जो जाब्ता है वो और ज्यादा बढ़ गया होगा। बिल्कुल, देखिए कि पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब कह सकते हैं कुछ ही मिनट बाकी है, जब 15-20 मिनट के बाद वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। फिलहाल जो उनका अतिरिक्त जाब्ता जो होता है, जो एयरपोर्ट तक उनको ले जाता है, वो यहाँ पर जो कह सकते हैं उनके आवास के बाहर मौजूद है, अभी तुरंत पहुँचा है। और इसके साथ ही जो अतिरिक्त जवान जो होते हैं, सिक्योरिटी तो पहले से मौजूद है, जो कि रक्षा मंत्री हैं, इनके आवास की सिक्योरिटी अलग होती है। साथ ही जो एयरपोर्ट के लिए अब जो है इनकी सिक्योरिटी का जाब्ता जो है वो पहुंच चुका है, पूरा तैयारी मोड में है। और कभी कह सकते हैं जैसे ही अंदर से जैसे निर्देश मिलता है, जैसे इशारा मिलता है, तो ये पूरा जो है लवाजमा तैयारी के साथ खड़ा है और तुरंत रवानगी हो जाएगा एयरपोर्ट के लिए। क्योंकि जैसा कि आज पर्यवेक्षक बनकर जो राजनाथ सिंह है राजस्थान के लिए रवाना हो रहे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री चेहरे को जो कि जाके आज ऐलान करेंगे इनकी मौजूदगी में। तो आज ये सभी कुछ जो कह सकते हैं आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर चहल पहल हमेशा ही रहती है, क्योंकि अकबर रोड काफ़ी कह सकते हैं कि शहर का सबसे अंदरूनी हिस्सा है। तो अब जो है जाब्ता, सुरक्षा जाब्ता चूंकि मौजूद है। निजाम, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बता सकें कि राजनाथ सिंह का कार्यक्रम 10:30 बजे के बाद कैसा रहने वाला है, आप मुझे टाइमलाइन पूरी बताइए कि कैसे, कितनी देर फ्लाइट के, कितनी बजे एयरपोर्ट, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, वहाँ से लंच में कितना टाइम लगेगा, ऐसे करके आप मुझे पूरा आज का स्केड्यूल बता सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कि आज सबसे पहले देखिए 10:30 बजे का जो है ऑफिशियली अगर इनका टाइम शेड्यूल अगर बात करें तो 10:30 बजे जो है यहाँ से निवास से रवाना होंगे। 25 मिनट का जो है ये पूरा शेड्यूल है एयरपोर्ट तक पहुँचने का, और वो 11 बजे 5 से 7 मिनट बाद 11 बजे के जो है यहाँ से रवाना होंगे। 11:45 पर जो है जयपुर पहुँचने का इनका कार्यक्रम है और 11:45 पर ये जब जयपुर पहुँचेंगे, इसके साथ ही अगर बात करें देखिए कि करीब दोपहर 12 अगर बात करें 11:45
3:45 बजे से लेकर दोपहर 2:05 तक जो है इनका पूरा कार्यक्रम जो है रुका रहेगा, होटल में रहेगा। पहले ये किसी से मुलाकात भी कर सकेंगे सभी से। और इसके साथ ही अगर बात करें, देखिए 12 बजे से 3:45 तक होटल ललित रहेंगे, लेकिन होटल ललित में जो है कहेंगे अभी जिससे थोड़ी कवायद यहाँ तेज हो रही है। इसके साथ ही अगर बात करें 3:45 तक होटल ललित में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से लगातार मुलाकात करते रहेंगे। 3:45 पौने 4 बजे जो है ये होटल ललित से रवाना होकर जो है भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे। 15 मिनट का समय है और 4 बजे से 6:30 बजे जो है ये भाजपा विधायक दल की बैठक जो है शाम को होगी। 6:30 बजे बीजेपी ऑफिस से ये बैठक पूर्ण होने के बाद जो है वापस एयरपोर्ट के लिए, जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और फिर वहाँ से 6:30 बजे जो है 7 बजे जो वहाँ जयपुर एयरपोर्ट से कह सकते हैं इनका विशेष विमान जो है 7 बजे का समय रखा गया है और वहाँ एयरपोर्ट पर वो करीब 10 से 15 मिनट जो है सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनसे 5-10 मिनट तक बैठ सकते हैं। और उसके बाद 8:15 बजे जो इनका दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका वापस आगमन होगा और उसके करीब 25 मिनट बाद यानी पौने 9 बजे का समय पूरा आज का टाइमलाइन राजनाथ सिंह का जान लिया। अब हम थोड़ा सीएम चेहरे पर बात कर लेते हैं। आप देखिए कि मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, वो 7 दिसंबर को दिल्ली आए थे। हालांकि मीडिया के कैमरे उन्हें कवर नहीं कर पाए क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि दिल्ली आने का मकसद ये हो सकता है कि उनसे बातचीत होगी कि आपको सीएम बनाया जाएगा या नहीं। तो आप चूंकि दिल्ली में रिपोर्टिंग करते हैं और आपने जयपुर से आने वाले बड़े बड़े चेहरों को देखा है, राजस्थान से आने वाले बड़े चेहरों को देखा है, तो दिल्ली आने वाले उन चेहरों के नामों की अगर हम बातचीत करें, कौन कौन इस पूरे रिजल्ट आने के बाद से आपको दिल्ली में आता हुआ दिखा है? कौन कौन से बड़े चेहरे? बेशक देखिए कि जिस तरीके से अगर बात करें, देखिए हार्दिक अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले रमन सिंह, और अगर बात करें रमन सिंह के साथ जिन्होंने उनका नाम प्रस्तावित किया विष्णुदेव साय का, तो उससे पहले तक ये माना जा रहा था कि उन्होंने कई मुलाकातें थी और वो चली भी, हमने मीडिया में भी उनके नाम चले हैं, मिले हैं। साथ ही रणो सिंह का जो मुलाकातें हुई है जेपी नड्डा से और सभी से, उनके भी हमने फोटोग्राफ्स और विजुअल जो थे वो चलाए हैं। लेकिन कई नाम ऐसे होते हैं जो, जैसे कि मोहन यादव का, चूँकि क्या मोहन यादव का नाम किसी तरह से कोई नहीं जान पाया था, तो इसकी वजह से वो अगर यहाँ आए भी तो उस समय इतना ध्यान नहीं दिया जा सका। वो आए, पार्टी नेताओं से मिले और बहुत साधारण तरीके से निकल गए। इसी तरीके से अभी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब देखिए सारे जितने भी सांसद हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं, वो मिले हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे विधायकों की बात करें तो विधायकों में करीब 2 दर्जन विधायक जो है अलग अलग हिस्सों में यहाँ आके मिल के चले गए। अगर बात करें जो 4 सांसद है उनका तो सबका नाम चला ही है, जो सीपी जोशी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम चला है कि वो सभी से मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अनीता बघेल बीच में एक दिन के लिए पहुंची, वो मिलकर चली गई। कहीं जोगेश्वर गर्ग का भी नाम आया, इवन की पुष्पेंद्र सिंह राणावत का भी नाम आया कि वो आए थे लेकिन किसी के सामने जानकारी नहीं आ पाई। यहाँ तक कि अगर बात करें तो जैसे जयपुर के भी जो है बाबा बालकनाथ के, जैसे माफ़ कीजिए बाबा बालकनाथ सांसद है, वो आए लेकिन उनको बाद में 2 दिन वापस भेज दिया गया। तभी से माना जा रहा था कि बाबा बालकनाथ का नाम जो है सीएम की दौड़ से बाहर हो गया। इसके साथ ही अगर बात करें कुछ एमएलए जो हैं, बहुत दिग्गज एमएलए जो 3 से 4 बार एमएलए रह चुके हैं, 2 दशक से ज़्यादा बीजेपी नेता कह सकते हैं, बीजेपी के प्रति बहुत समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, उनका जो नाम कह सकते हैं रहे। लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो मिल के निकले और वो बहुत सादगी से निकल गए। जैसे अभी केसाराम चौधरी जो हैं मारवाड़ जंक्शन से, वो पहुंचे थे। इसके साथ ही अगर बात करें तो जैसलमेर से 2 एमएलए हैं जो वो दोनों यहाँ पहुंचे थे। तो ये एक छोटे छोटे पैगाप में मतलब एक गैप में आए और किसी का इनका अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से आए। लेकिन अब जो सामने आ रही है बातें, जिस तरीके से चौंकाने वाले नाम आए, हम जिसका भी नाम मीडिया में चला है, जिसका नाम चर्चा में रहा, वो नाम न के बराबर है। अगर बात विष्णुदेव साय का जरूर नाम थोड़ा रहा है सामने, रेणुका सिंह और विष्णुदेव साय का, वैसे ही राजस्थान में भी ये भी मान रहे हैं कि नाम जरूर सामने हैं, बेशक सामने होंगे और उनके नाम 1-2 बार चले भी हों, लेकिन इतना शिद्दत से नाम नहीं होंगे कि अब वो उनका फिक्स लेके, क्योंकि ये बीजेपी का एक परिपाटी रही है चौंकाने वाला नाम। तो अब ये सभी को ये इंतजार रहेगा कि आखिर राजस्थान के खट्टर कौन होंगे, राजस्थान के मनोहर लाल खट्टर कौन होंगे, जिनको कोई मतलब सबके सामने है वो चेहरा लेकिन नहीं है। तो ये एक चौंकाने वाली बात राजस्थान में की जा सकती है। जिस तरीके से वहाँ अगर विष्णुदेव साय का हुआ, यहाँ ओबीसी यादव का हुआ, मोहन यादव का, तो ये भी मान रहे हैं कि राजस्थान में जो है स्वर्ण का हो सकता है। इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम की बातें क्लियर निकल के आ रही है कि हाँ, राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने जरूरी है। तो एक हल्के में ये भी आ रहा है कि क्या अगर
राजपूत अगर नहीं बनते हैं सीएम तो क्या जो मुख्य वसुंधरा राजे के पुत्र हैं दुष्यंत सिंह, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, या दिया कुमारी। एक देखिए, अभी तक दोनों जगह पे एक बात कॉमन हुई है, वो ये है कि कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही, तो क्या महिला मुख्यमंत्री के नाम पे अनीता बघेल का सामने आ सकता है, या कोई और जो दूसरा कार्यकर्ता के रूप में। देखिए कि सोजत से जो है अगर बात करें कि शोभा चौहान है, अभी तक वो बहुत शांत है, कहीं नाम नहीं है उनका, तो क्या महिला के रूप में उनको आगे किया जा सकता है? वो लगातार इस तरीके से एक चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं। तो जो एक लिस्ट तैयार हुई थी 11-12 नेताओं की, बार बार उन्हीं के नाम आ रहे थे, लेकिन अब ये जो लिस्ट है ये बहुत लंबी होती जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि कोई भी नाम चौंका सकता है, कोई भी नाम सामने आ सकता है, जो विधायक बना है वो भी, जो नहीं बना है शायद वो भी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं अपने सहयोगी विष्णु का रुख कर लेता हूं, जो इस वक्त जयपुर बीजेपी कार्यालय पर मौजूद हैं। विष्णु को लेकर उन्हें यहाँ ऑब्जर्वर बना के भेजा गया राजस्थान में, तो अब इंतजार उनका ही है, लेकिन उम्मीदें यहाँ बहुत बढ़ गई है। अलग अलग तरह के कयास हो गए, सोशल मीडिया पर अलग ट्रेंड चल रहा है, तमाम बातें यहाँ पर चल रही है। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है और सोशल मीडिया पर ये भी बातें सामने आ रही हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि विष्णु नाम के जो अवतार रहे दोनों, एक तरफ विष्णु दूसरी तरफ मोहन, तो क्या राजस्थान में ही विष्णु के किसी अवतार के नाम राशि वाले किसी व्यक्ति को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निजाम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह कि क्या बीजेपी में शफलिंग चल रही है? कारण ये कि जो सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें राज्यों में भेजा जा रहा है हेडमास्टर की भूमिका में। नरेंद्र सिंह तोमर को आप देख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ जो सीएम के पुराने चेहरे हैं उन्हें केंद्र में लाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि जो बड़े बड़े चेहरे थे, रमन सिंह या शिवराज सिंह चौहान, उन्हें ऊपर लाया जाए। मलमास शुरू हो रहा है, तो ऐसे में 16 दिसंबर से पहले ओथ सेरेमनी होगी। और जो अगर देखा जाए सिलसिलेवार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कल ओथ सेरेमनी है सीएम की और उसके बाद मध्य प्रदेश में होनी है, तो ऐसे में संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि यहाँ पर 15 दिसंबर को ओथ सेरेमनी हो सकती है, क्योंकि और उस ओथ सेरेमनी में प्राइम मिनिस्टर के साथ होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो रहने वाले हैं, जो बीजेपी के सदर हैं जेपी नड्डा, वो रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वो रहने की संभावना है। तो ऐसे में अब इस आधार पर ओथ सेरेमनी संभवतः 15 तारीख को, और आज ये नाम सीएम का नाम अनाउंस होने के बाद ही। जी विष्णु, बिल्कुल। और मेरे सहयोगी निजाम लगातार जुड़े हुए। निजाम, अगर आपने सवाल सुना हो तो वो ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी में शफलिंग चल रही है? केंद्रीय मंत्री और सांसदों को राज्यों में भेजकर राज्य के हेडमास्टर के तौर पर भूमिका में उतारा जा रहा है, जबकि पुराने सीएम चेहरों को केंद्र में लाने की तैयारी हो रही है। क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं इसको थोड़ा सा हार्दिक, देखिए जो राजनीतिक विश्लेषक है और बीजेपी से जुड़े जो बड़े तमाम नेता हैं, वो जो पर्दे के पीछे की कहानी कहते हैं वो अलग है। वो ये है कि बीजेपी 2047 की तैयारी कर रही है। अभी देखिए कि मिशन विकसित भारत का जो जिस तरीके से प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर आप कहें तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में चल रहे हैं, वो यही है कि विकसित भारत 2047। उसके पैरेलल ही एक चल रहा है बीजेपी का 2047 तक कैसे बरकरार रखी जा सके पार्टी को। इसके लिए सबसे बेहद जरूरी है, देखिए कि जो बीजेपी का वर्तमान हाईकमान पीएम मोदी और साथ ही अमित शाह और जेपी नड्डा की जो टीम है, वो ये मानती है कि कोई भी छत्र यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष में कोई भी चेहरा पार्टी से बड़ा नहीं हो, और तभी जो है पार्टी आगे चल सकती है। और यही कवायद जो है पूरे देश में चल रही है कि कोई भी चेहरा जो खुद क्षेत्र में जैसे ही बहुत ज्यादा बड़ा होता है उसको सेंटर में लिया जाए, और जो एकदम छोटा व्यक्ति, जो छोटा हो उसमें, जो पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो, उसको एकदम से बड़ा कर दिया जाए। यानी एक ऐसी परिपाटी कि कभी भी कोई भी कार्यकर्ता को बड़ा और कभी किसी को उसका जमीनी तौर पे नीचे जा सके। तो ये पार्टी के प्रति एक मजबूत विचारधारा पैदा करने की एक रणनीति होती है जो लंबे समय तक चल सकती है। और देखिए कि जब तक कांग्रेस में भी ये रही, तब तक कांग्रेस ने सत्ता में बने रही, और जैसे ही कांग्रेस में अलग अलग राज्यों में नेता बड़े होने लगे और हाईकमान के फैसले को टालने लगे, तो उसका असर अभी हम लोगों ने राजस्थान में देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है कि कैसे वो हाईकमान से बढ़कर जो है राज्य के नेता हो जाते हैं। और तब कल्चर की बात कर रहे हैं, वो कल्चर न बीजेपी का कल्चर है, न कांग्रेस का कल्चर है, वो राजनीति का कल्चर है ही नहीं, वो संघ का कल्चर है। कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखता है कि जो आरएसएस है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बीजेपी की रणनीति और योजनाएं तैयार करने में। मैं अपने सहयोगी विष्णु का रुख कर लेता हूं इसी सवाल के साथ। विष्णु,
क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी में शफलिंग चल रही है? केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को राज्यों में हेडमास्टर की भूमिका में उतारा जा रहा है, जबकि राज्य के पुराने चेहरों को केंद्र में लाने की तैयारी हो रही है, जिसे शफलिंग कहते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ताकि आने वाले भविष्य के लिए 2047 तक के लिए एक नई लीडरशिप तैयार हो सके। क्या आप ऐसा मानते हैं कि शफलिंग चल रही है? हार्दिक, जो नई लीडरशिप है बीजेपी में वो जरूर यहाँ पर डेवलप करने की बात की जा रही है, और उसका पूरा जो सूत्रधार है वो कहीं ना कहीं संघ की ओर से योजना भी बनाई जाती है कि नए जो लीडरशिप है वो आगे आए, ताकि जो आगामी 2047 का जो लक्ष्य लिया गया है कि विकसित रूप भारत के रूप में इसको यहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ऐसे में उसके लिए जरूरी है कि जो यूथ लीडरशिप है या जो युवा पीढ़ी है वो आगे आए। और यही कारण है कि यहाँ पर टिकट जब वितरण किए गए, हालांकि कुछ मामलों को, अपवादों को छोड़ दे तो लगभग युवाओं को ज़्यादा टिकट दिए गए, जीतने वाले जो संभावित चेहरे थे उनको टिकट दिए गए। तो ऐसे में अब जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं जो परिवर्तन की ओर, क्योंकि लगातार यह परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है वो बीजेपी में ही देता है। कांग्रेस में लगातार पुराने चेहरे होते हैं, लगातार बुजुर्ग जो 76 साल के 89 साल के तक यहाँ पर टिकट दिए गए कांग्रेस में, जबकि यहाँ पर कई टिकट काट लिए गए थे, चाहे सूर्यकांता व्यास हो, कैलाश मेघवाल हो, हालांकि बगावत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बीजेपी इससे परवाह नहीं करती। तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी उसको बढ़ाने का है। अब जो यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं युवा और बुजुर्ग पीढ़ी के बीच के हैं, तो ये एक जो परिवर्तन है वो यहाँ साफ दिखाई देता है। और यही कारण है कि चौंकाने वाले चेहरे जो फैसले हैं वो बीजेपी लेती है। राजस्थान में भी आज इस तरह के कुछ चेहरा सामने आने वाला है, क्योंकि चौंकाने वाले फैसले लेने हैं, और उसके पृष्ठभूमि में आपको पता है कि संघ का बहुत बड़ा हाथ है, और वो हाथ साफ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं दो जगह भी अगर फैसले में जो छाया है वो दिखाई दी है, छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, तो यहाँ पर भी वही उसी प्रकार की जो छाया है वो दिखाई देगी। सबके बीच में विष्णु एक जो बहुत अच्छी बात है, जिस कल्चर पर मुझे नहीं लगता कि मीडिया संस्थान कभी बात करते हैं, मुझे लगता है हमें इस पर बात करनी चाहिए। एक अनुशासन होता है। जब सुषमा स्वराज थी वो नहीं रही तो निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी जैसे चेहरे आए। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, तो उनकी जगह पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे आए। भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरों को बदलती आई, ऊपर से लेकर नीचे तक अपने नेतृत्वकर्ताओं को बदलती आई। पार्टी बरकरार है, चेहरे बरकरार नहीं है, एक परिवार बरकरार नहीं है, अनुशासन हमेशा बरकरार है। तो क्या आप इसे देखते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छे राजनीतिक दल की निशानी हो सकती है? इस अनुशासन पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये बहुत लंबी परिपाटी है बीजेपी की। अब बिल्कुल अनुशासन बीजेपी के रग रग में है, क्योंकि ये देखा जाता है, जैसा मैंने अभी बताया कि टिकट काटना है, काट दिया, चाहे बगावत हो, नुकसान कुछ भी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं संगठन को सर्वोपरि मानकर ही यहाँ पर जो व्यवस्थाएं काम है वो होते हैं, क्योंकि संगठन को तरजीह दी जाती है, व्यक्ति को नहीं। राजस्थान में अगर राजस्थान सहित सभी तमाम राज्यों को देखें या बीजेपी पूरी पार्टी को देखें, तो यहाँ पर कुछ चेहरों को, अभी समय प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, केवल प्रधानमंत्री का चेहरा छोड़ दे तो बाकी जो लीडरशिप है वो किसी व्यक्तिवादी को यहाँ पर डेवलप नहीं होने देते। वो केवल चाहते हैं संगठन आगे बढ़े, संगठन मजबूत हो, और इसके लिए संगठन किस तरह मजबूत हो वो काम यहाँ पर पार्टी की ओर से किए जाते हैं। और जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो भी इस तरह की छाया परिलक्षित होती है, क्योंकि बीजेपी के पीछे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और ये सबको पता है कि चुनाव से लेकर तमाम जो फैसले लिए जाते हैं पार्टी में, उसमें कहीं ना कहीं उसकी छाया होती है। वहाँ यही काम होता है कि युवा जो लीडरशिप है उसको आगे बढ़ाने का मौका होता है, साथ ही जो व्यक्तिवादी वहाँ पर उसको स्थान नहीं है, क्योंकि जो कार्य करता है वो यहाँ पर देखा जाता है कि जो पार्टी के प्रति समर्पण निष्ठा है वो लगातार काम करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे चोरों को आगे पार्टी लाती है, चाहे वो गुमनामी में चलो पहले, लेकिन जब उनको लगता है पार्टी को कि ये पार्टी के प्रति समर्पण निष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है, कार्य कर रहा है, तो उस चेहरे को अचानक ऊपर लाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर चौंकाने वाला चेहरा है वो सामने दिखाई पड़ता है। चौंकाने वाले चेहरे की बात कर रहे हैं, विष्णुदेव साय या फिर मोहन यादव की अगर आप बात करें, ये हम लोगों को इसलिए चौंकाने वाले लगते हैं क्योंकि हम बीजेपी में नहीं है, लेकिन बीजेपी में रहने वाले लोग इसे चौंकाने वाले इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बीजेपी को जानते हैं। इसका एक उदाहरण आप केवल प्रदेश अध्यक्षों की और राष्ट्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति से देख लीजिए। जेपी नड्डा से पहले अगर आप बात करें नितिन गडकरी की, अमित शाह की, राजनाथ सिंह की, ये तमाम चेहरे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो इनके यहाँ पर जो नेतृत्व है, नेतृत्व करता है, उसके चेहरे
जल्दी जल्दी बदलते जाते हैं और किसी में श्रेय लेने की लड़ाई भी नहीं होती। अब बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर चेंज जो है वो हो जाता है, तो दूसरी बात आसानी से हो जाता है। जो पार्टी के प्रति समर्पित होकर काम करता है, निष्ठा के साथ काम करता है, उसको तरजीह दी जाती है। मेरे साथ युवा पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं। बीजेपी में काम लगातार चलते रहते हैं, चेहरे नए बदल दिए जाते हैं, पता नहीं चलता, बाहर लगता है कि नया चौंकाने वाला चेहरा, जबकि वो पार्टी के अंदर से होता है। क्या लगता है कि इस तरह के फैसले पार्टी में ले जाते हैं? बाहर की जनता को लगता है चौंकाने वाला चेहरा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार काम करता रहता है। पार्टी को हाई कमांड को पता रहता है कि ये कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहा है, उसको बूथ से उठा के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है कि वो काम करता है, उसे बूथ से लेके उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है कि वो काम करता है। हमारे 115 विधायक बने हुए हैं, विधायकों में से एक अच्छे विधायक जो भी अच्छा काम करने वाला है, पार्टी का निर्णय है। हमारे मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, मोदी जी का निर्णय होगा, बहुत अच्छा निर्णय होगा। बिल्कुल, आपने देखा, ये इनका भी यही कहना है कि जो काम करता अच्छा, ये इनमें यही देखा हुआ कि जो टिकट भी दिए जाते हैं, लग रहा है कि जीत की कहीं संभावनाएं हैं, चाहे वो काम कर रहा हो। कुछ जगह जो टिकट बदले गए, वर्तमान एमएलए भी टिकट बदले गए कुछ के, तो वहाँ उनका निष्क्रियता देखी गई, तो जो सक्रिय था वो उसको यहाँ पर आगे लेके आई बीजेपी। तो कहीं ना कहीं जो बूथ से लेकर जो तमाम है, जो काम कर रहे हैं, संगठन में समर्पण है, निष्ठा है उनकी, लगातार बिना किसी लाल विष्णु, अक्सर ऐसा हमारे साथ भी होता है, ऐसा अक्सर हर तरफ देखने को मिलता है। छोटे बच्चों के साथ स्कूल कॉलेजेस में भी होता है। हमें लगता है कि हमारे बॉस हमें देख नहीं रहे, हमें लगता है कि हमारा काम नोटिस नहीं हो रहा, लेकिन पता ही नहीं होता कि आपके जो बॉस हैं, आपके जो नेतृत्व करता है, वो एक एक व्यक्ति पर नजर रखते हैं और जिसका काम अच्छा होता है उसे ऊपर जाने का मौका हमेशा मिलता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये एक बहुत ही अच्छी परिपाटी है, फिर चाहे वो बीजेपी की हो या किसी और राजनीतिक दल की। मैं रुक कर लेता हूं निजाम का। निजाम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निजाम, अब से कुछ ही मिनटों के बाद, क्योंकि धीरे धीरे 10:30 बजने का जो समय है वो नजदीक आता जा रहा है, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं राजनाथ सिंह के घर के बाहर? कोई हलचल हुई? बिल्कुल, देखिए कि सिक्योरिटी को तो है एक तरह से फिर से तैयार कर लिया गया है और कभी 5 से 10 मिनट में जो है, देखिए आप, जो सभी सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो सारे बाहर आ चुके हैं और इसके साथ ही जो तमाम ये जो सुरक्षा लहजे में जो अधिकारी मौजूद रहते हैं, जो जवान हैं, वो सभी अपनी अपनी जो है ड्यूटी पकड़ चुके हैं। यानी किसी भी वक्त जो है राजनाथ सिंह अपने आवास से रवाना हो सकते हैं। आप देखिए सारे जो है सुरक्षा वाहन भी तैयार हो गए हैं, यानी कि अब जो सिक्योरिटी है वो भी अपनी जगह ले चुकी है। अब किसी भी वक्त जो है दोनों तरफ से कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक है वो रोके जाने के साथ ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरों में हार्दिक के अब तुरंत किसी भी वक्त जो है राजनाथ सिंह यहाँ से रवाना हो सकते हैं। उनकी सिक्योरिटी के तमाम जो जवान हैं वो लग चुके हैं और अब कभी भी जो राजनाथ सिंह यहाँ से रवाना हो जाएंगे जयपुर के लिए। हार्दिक, तुरंत प्रभाव कह सकते हैं कि सभी सिक्योरिटी के जो इनके इंचार्ज है वो तैयार हो चुके हैं। कुछ ही पलों में जो राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कभी भी जयपुर के लिए, मतलब यहाँ एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। उसके बाद जो है जयपुर, दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 11 बजे उनका जो है पूरा जो विशेष विमान, उनके साथ दोनों जो पर्यवेक्षक है वो भी वहाँ से रवाना होंगे। फिलहाल उनके सारे सिक्योरिटी इंचार्ज, देखिए कि वाहनों को रोक दिया गया है, यानी अब किसी भी वक्त जो है राजनाथ सिंह अपने घर से रवाना हो गए हैं। देखिए कि आप राजनाथ सिंह का जो सुरक्षा काफिला है वो रवाना हो रहा है, सभी वाहनों को रोक दिया गया है और अब राजनाथ सिंह रवाना होने वाले हैं दिल्ली से। विशेष यहाँ से उनका पूरा सुरक्षा काफिला कुछ ही पलों में जो है वो रवाना हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि पूरी तैयारी है, पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया है। साथ ही अब कुछ ही मिनट, अब राजनाथ सिंह आ गए हैं, राजनाथ सिंह रवाना हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं हार्दिक, राजनाथ सिंह जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। उनका काफिला यहाँ से निकल पा रहा है। घर से दिल्ली स्थित उनके आवास से राजनाथ सिंह जो हैं रवाना हो गए हैं और अब जो है जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं राजनाथ सिंह इनके आवास से। पूरा जो सुरक्षा काफिले के साथ, ये आप देख पा रहे हैं सीधे तस्वीरों में, ये आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक तरह से कह सकते हैं मुहर लग जाएगी और उसके लिए मुख्य पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं दिल्ली से रवाना हो गए हैं। और आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरों में, अब राजनाथ सिंह अकबर रोड स्थित आवास से
यहाँ एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और अब साथ ही 11 बजे इनका जो विशेष विमान जो कि T4 पर मौजूद है वहाँ से विनोद तावड़े और साथ ही सरोज पांडे जो हैं वो तीनों पर्यवेक्षक जो हैं राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे। करीब 11:45 पर जो है वो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेगा और उसके बाद जो है लगातार ये सारी कवायद होगी और शाम 4 बजे से 6:30 बजे के बीच 4 बजे का वो वक्त रहेगा जब राजस्थान के मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लग जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि राजनाथ सिंह जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जयपुर के लिए अपने पूरे सुरक्षा काफिले के साथ फिलहाल वो दिल्ली स्थित इस आवास से अपने एयरपोर्ट के लिए दिल्ली एयरपोर्ट विशेष जो VIP एयरपोर्ट है उसके लिए रवाना हो चुके हैं और करीब 25 मिनट का ये रास्ता है जब ठीक है निजाम, आप मेरे साथ बने रहिए। विष्णु, आप भी मेरे साथ लगातार